उस लाश की हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर फूला हुआ और चेहरा डरावना। अगर शरीर पर कपड़े और गहने ना होते तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह रानी माँ है। रात में अंतिम संस्कार का रिवाज नहीं है, इसीलिए तुरंत ही लाश को सुबह तक ठीक रखने का इंतजाम किया गया। अरुंधति एक कोने में बैठी कांपती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। शांतनु ने ही पूछा, आप लोगों ने रानी माँ को अकेले जाने ही क्यों दिया? जवाब वकील साहब ने दिया, मेरा ड्राइवर गया था उनके साथ, लेकिन बाद में उन्होंने उसे बीच रास्ते में ही जाने को कह दिया और खुद ही गाड़ी लेकर निकल गई। हमें तो आज सुबह ही एक्सीडेंट का पता चला। कल पूरी शाम मैं रानी माँ और बंगले का नंबर ट्राई करता रहा, पर फोन लगा ही नहीं, मनोहर ने कहा। तो शांतनु ने उसे थम्स अप का इशारा दिया। उनके बीच हुए इशारों को मृणाल के अलावा कोई और नहीं देख पाया। ये नानी माँ नहीं है। अब तक चुप बैठी अरुंधति चिल्ला पड़ी। स्वर्णा ने उसे संभालने की कोशिश की तो अरुंधति ने उसे भी झटक दिया। लाश के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट थोड़ी देर पहले ही आया है। रिजल्ट पॉजिटिव है। ये रानी माँ ही है, पास ही खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अरुंधति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया हो। शांतनु उसकी पीठ सहलाने लगा। स्वर्णा को आंखें पोंछते देख यह समझना कठिन लगा कि वह रो रही है या रोने का अभिनय कर रही है। रवि और मनोहर शांत खड़े थे। थोड़ी देर बाद वकील साहब से बात करके पुलिस वाले चले गए। मृणाल कमरे के एक कोने में बैठा यह सब कुछ देखता रहा। वह चाहकर भी अरुंधति को अपनी बाहों का सहारा नहीं दे पाया। यह बात उसे कचोटती रही। जब उसके लिए वहां बैठना कठिन हो गया तो वह कमरे से बाहर आ गया। अभी बाहर आए हुए उसे थोड़ा ही समय हुआ कि अंदर से लड़ने की तेज आवाज़ें आने लगी। अरुंधति का ध्यान आते ही वह अंदर भागा। मृणाल को अंदर का नज़ारा बदला हुआ लगा। इतना तो वह समझ गया कि वकील साहब की किसी बात पर झगड़ा हुआ है। स्वर्णा लगातार चीखती जा रही थी। क्या बात हो गई? मृणाल ने पूछा। उसकी नज़रें अरुंधति से पल भर को मिली। रानी माँ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी दोनों नातिनों के नाम कर दी है। एक बहन की मृत्यु हो जाने पर दूसरी बहन पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई, और अगर दोनों बहनों की मौत हो जाए तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। किसी भी हालत में प्रॉपर्टी स्वर्णा को नहीं मिलेगी। उसे हमेशा की तरह हर महीने जेब खर्च मिलता रहेगा। लेकिन लगता है यह बात स्वर्णा को पसंद नहीं आई। वकील साहब की आवाज़ में तसल्ली लगी। स्वर्णा तेज आवाज़ में बोली, पसंद आने वाली बात होती तो ज़रूर आती। मर कर भी वह औरत मेरी माँ नहीं बन पाई। तुम कौन सी उनकी बेटी बन पाई? रवि सक्सेना ने तंज कसा। इस बात पर स्वर्णा मुंह टेढ़ा कर बोली, पर तुम चुटकुला चोर का अपना रोल अच्छे से निभाते रहना। पहले रानी माँ के जूते चाट कर और अब अरुंधति के जूते चाट कर तुम्हारा काम तो निकल ही जाएगा। बीच बीच में जब भी मौका मिले हाथ भी साफ करते रहना। स्वर्णा। रवि के चीखने का स्वर्णा पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वकील साहब ज़रूर बोले। इस बार मैं स्वर्णा की बात का समर्थन करता हूँ। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? रवि चौंका। रानी माँ आपकी असलियत जानती थी, लेकिन अरुणिमा को किया अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस आपका रोल अब समाप्त होता है। आपका सारा कर्ज चुका दिया गया है। इतना ही नहीं, रानी माँ ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए भी डाले हैं। लेकिन आपको यह सब एक शर्त पर मिलेगा। भविष्य में अरुंधति और इस घर से आपका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। पेपर मेरे पास तैयार पड़े हैं। जैसे ही आप इस पेपर पर साइन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। जी जी जी। रवि का मिमियाना सुनकर मृणाल को उससे घृणा हो आई। आप सब अब चुप हो जाइए। अरुंधति का तो सोचिए, घर में रानी माँ की लाश पड़ी है और आप लोग पैसों को लेकर लड़ने लगे। कम से कम अंतिम संस्कार तक तो रुक जाइए। छी छी छी। अरुंधति को अपनी बाहों में बांधता हुआ शांतनु बोला तो वकील साहब का ध्यान उसकी तरफ गया।
बोले, तुम ठीक कह रहे हो, आई अपोलोजाइज। मुझे बात आज नहीं उठानी चाहिए थी। अरुंधति माय चाइल्ड, यू आर लकी जो तुम्हें शांतनु जैसा साथी मिला। इनफैक्ट रानी माँ भी तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। इसे तुम दोनों उनकी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। इतना कहकर वकील साहब ने शांतनु को कुछ इशारा किया। नानी माँ वाकई ऐसा चाहती थी? अरुंधति ने धीमी आवाज़ में पूछा तो वकील साहब ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद अरुंधति ने उनसे कुछ नहीं पूछा, बस एक बार आंखें उठाकर मृणाल की तरफ देखा। मृणाल के मन में आया कि उसी समय अरुंधति को अपनी बाहों में डोली में उठाकर वहां से लेकर चला जाए। अरुंधति की छलछलाई आंखों में मृणाल को अपना चेहरा नजर आया। बड़ी मुश्किल से मृणाल ने अपनी नज़र अरुंधति पर से हटाई और बोला, अगर यह चाहतों का हिसाब किताब चल रहा है तो कोई शांतनु बाबू से भी तो उनकी चाहत के बारे में पूछे। फिर बड़े अधिकार से सोफे पर अधलेटे होकर सिगरेट जलाने लगा। पूछना क्या है, मेरी चाहत अरुंधति है। अच्छा, तो फिर शिमला के ले जोसफिन कैफ़े में आप स्वर्णा को क्यों चूम रहे थे? मृणाल की इस बात से वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। शांतनु तो चीख पड़ा, शट अप मृणाल, क्या बक रहे हो? यही कि तुम और स्वर्णा, मैं और स्वर्णा माँ का क्या? तुम इससे पहले कि शांतनु अपनी बात पूरी करता, उसके गाल पर स्वर्णा ने झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। मृणाल को छोड़कर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन मृणाल अभी भी अधलेटा सिगरेट फूंकता रहा। जैसे सामने कोई फिल्म चल रही हो। सब कुछ नाटकीय अंदाज में घटने लगा। स्वर्णा दोनों हाथों से अपना मुंह ढक कर रोने लगी। बोली, मैं नीच हूँ। नीच ना होती तो मेरे जिस्म को भोगने वाला आदमी आज मुझे माँ नहीं कहता। स्वर्णा चुप हो जाओ, शांतनु बोला। पर स्वर्णा चुप नहीं हुई, बोलती रही, हाँ यह सच है, मेरा और शांतनु का अफेयर चल रहा है शांतनु मुझे और अरुंधति दोनों को डेट कर रहा था। पर यह सब जानते हुए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शांतनु को अपने साथ देखकर मुझे अरुंधति और रानी माँ पर अपनी जीत का एहसास होता था। वह मेरी ट्रॉफी बन गया था। मुझे लगा कि किसी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अरुण माँ को सब पता चल गया। अरुंधति ने धीरे से कहा, हाँ, सगाई की अगली रात जब अरुंधति रानी माँ के साथ बाहर गई, मैं शांतनु को गेस्ट रूम में अकेला जान कर उसके पास आ गई। हमें लगा अरुणिमा सो गई है, लेकिन अरुणिमा तो नीचे लॉन में पेंटिंग कर रही थी। हम दोनों ही बालकनी का दरवाज़ा चेक करना भूल गए और शायद अरुणिमा भी शांतनु के उस कमरे में होने की बात भूल गई। इसीलिए हमेशा की तरह देर रात अंदर आने के लिए उसने बालकनी वाली सीढ़ियों का उपयोग किया। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ गई। कुछ समय के लिए उसके पाँव जम गए। ना वह चीखी ना चिल्लाई। मुझसे नज़र मिलते ही वह ऊपर टेरेस की तरफ भागी। मैं और शांतनु भी उसके पीछे भागे। हमें देखते ही वह रेलिंग पर चढ़कर अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करने लगी। शांतनु समझ गया कि वह रानी माँ को फ़ोन कर रही है। समझ तो मैं भी गई थी, लेकिन इसीलिए मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ी। वह एक एक्सीडेंट था। सुन लिया आप सबने, वह एक एक्सीडेंट था। शांतनु बोल उठा, वह एक्सीडेंट नहीं था। स्वर्णा चीखी, स्वर्णा प्लीज़ चुप हो जाओ। शांतनु गिड़गिड़ाया, मैंने चुप रहने की, उस रात को भूलने की और अपने आप को माफ़ करने की बहुत कोशिश की, पर हार गई। वह रोज़ मेरे सपने में आती है। तुम मेरे पास होते हो तब भी आती है। शांतनु, अब मुझे सच कहना ही होगा। तो सच बोलो स्वर्णा, मृणाल ने कहा। वह बोलने लगी। बैलेंस बिगड़ते ही अरुणिमा पलटी और छज्जे पर लटक गई। मैं उसे बचा सकती थी, पर मैंने नहीं बचाया। उस समय मुझे शांतनु को बचाने में अपना फ़ायदा नज़र आया। हम दोनों वहाँ खड़े अरुण माँ को तड़पते देखते रहे। थोड़ी देर वह बोली, माँ इस हादसे के बारे में किसी को मत बताना, भूल जाना, वरना माँ शब्द गाली बन जाएगी। और फिर उसने खुद ही छज्जे पर से अपना हाथ हटा दिया। लेकिन आपने अरुणिमा और शांतनु के अफेयर की बात क्यों उड़ाई?
मृणाल ने ही पूछा। शांतनु ने मुझे बताया था कि अरुणिमा उसे पसंद करती है। हालांकि मुझे यह बात सच नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैंने उसके और शांतनु की झूठी अफेयर की खबरें उड़ाईं ताकि उसे गलत साबित करके मेरे अंदर का गिल्ट मर जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हर रात वह मेरे सपनों में आकर अपनी बात दोहराती रहती है। हर रात, हर रात, हर रात वह मर कर भी नहीं मरी, वह यही है। अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया, पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। तभी खिड़की का शीशा टूटने की तीखी आवाज़ हुई। सभी ने चांद की रोशनी में एक साये को अपनी तरफ बढ़ते देखा। दूधिया सफ़ेद अंधेरे में तो वह आकृति पहले हल्की परछाई की तरह दिखी थी, पर अचानक बिजली चमकी तो सभी ने देखा सफ़ेद लापता जैसा पहने 5.25 फीट लंबी और चौड़ी सी इंसानी आकृति दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। वह कौन है? शांतनु ने कांपती आवाज़ में पूछा। देखो, देखो, वह आ गई। अब वह हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। इस खामोशी में स्वर्णा की हंसी डरावनी लगी। उसके पैर नहीं हैं, रवि फुसफुसाया। यकायक जंगल में शेर रोने लगे तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक साया पास आता रहा और वे सभी पीछे हटते गए। अचानक वह गायब हो गया। आपने उसके पैर देखे थे? मृणाल ने रवि से पूछा। नहीं। फिर कैसे कहा कि उसके पैर नहीं हैं? भूतों के पैर नहीं होते और चुड़ैलों के? उनके होते हैं, पर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। शांतनु ने जवाब दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब तो चुड़ैलों ने सीधे पैर से चलकर लात मारना सीख लिया है। मृणाल अगर अरुंधति को रोकता नहीं तो शांतनु को दूसरा थप्पड़ पड़ना तय था। टक टक टक, ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। सब एक दूसरे को यूं देखने लगे जैसे दरवाज़ा खोलने को कह रहे हों। एक दो लोगों ने घर के नौकरों को आवाज़ भी लगाई, पर कोई नहीं आया आगे। दरवाजे पर दस्तक तेज और तेज और तेज होती गई। मृणाल ने खिड़की से झाँका तो सामने वही सफ़ेद साया खड़ा पाया, एकदम दरवाजे के पास। मृणाल ने सबको शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे दरवाज़ा खुला। चर चर चर, वह साया हवा के साथ चलकर अंदर आ गया। किसी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। मृणाल भरसक कोशिश कर देखने लगा कि इस साये के पैर हैं भी कि नहीं, और अगर हैं तो सीधे हैं या उल्टे। अचानक से जिस कमरे में रानी माँ की लाश थी, वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। सभी का ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर गया, और फिर जब वे पलटे तो साया गायब था। तभी सीढ़ियों पर कई पैरों की आहटें सुनाई पड़ी। डर के मारे स्वर्णा चीख पड़ी। वह आ गई। शांतनु भी डर गया और बड़बड़ाने लगा। अरुणिमा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं यह भी मानता हूँ, मैंने ही रानी माँ की गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, पर गलती मेरी नहीं है, मेरे पापा और बड़े भाई की है। वे मुझे जायदाद से बेदखल कर देने की धमकी दे रहे थे। तुम उन्हें मार दो और मुझे छोड़ दो। पैरों की आहटें शांतनु के पास आकर रुक गई। तभी कोई बोला, पिकाबू, और कमरे में रोशनी फैल गई। अरुणिमा की मौत का सच इस तरह से सामने आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। शांतनु और स्वर्णा के गुनाहों कबूल करने के बावजूद कौन था वह साया जो सबको डराने आया था? किसने शांतनु के कान में आकर कहा, पिकाबू? सच के पूरे खुलासे के लिए इंतजार करें अंतिम भाग का।